नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिका में विदेशियों पर शिकंजा, H-1B से लेकर बर्थ टूरिज्म तक ट्रंप का बड़ा एक्शन। जी हां, अमेरिका में नौकरी करने वाले विदेशी कामगारों और अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए आने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B व्यवस्था पर सख्ती के बीच अब बर्थ टूरिज्म पर भी बड़ा एक्शन लिया है। 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने के लिए नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इसमें उन मामलों पर कार्रवाई का निर्देश है जहां विदेशी नागरिक अमेरिका में बच्चे के जन्म के जरिए इमिग्रेशन लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अब H-1B वीजा को लेकर भी विदेशी पेशेवरों पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में चुनौती सिर्फ नौकरी की नहीं होगी, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए इमिग्रेशन का दौर और मुश्किल होने जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि H-1B पर सख्ती, बर्थ टूरिज्म पर शिकंजा और जन्म से नागरिकता के नियमों में बदलाव की कोशिश, क्या ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का असर भारतीयों पर कितना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या खत्म हो जाएगा H-1B का 60 दिन का सुरक्षा कवच। अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर ट्रंप के बड़े एक्शन, वीजा और एंट्री पर शिकंजा। हम इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी छूटना अब और मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन 60 दिन के मौजूदा ग्रेस पीरियड को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि ये लागू हुआ तो नई नौकरी तलाशने का मौका घट जाएगा और प्रभावित कर्मचारियों को नौकरी जाने के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। ये प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को भेजा गया है। अभी ये नियम नहीं बना है, लेकिन यदि ये नियम बनता है तो अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे करीब 5 लाख भारतीयों पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका में H-1B वीजा है क्या और जरूरी क्यों? अमेरिका में H-1B वीजा ये अमेरिका का अस्थायी वर्क वीजा है। अमेरिकी कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स को विशेष कौशल वाली नौकरियों में नियुक्त करती हैं। आमतौर पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च आदि जैसे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए होता है। सामान्यतः उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। शुरुआती मंजूरी 3 साल तक होती है। सामान्य परिस्थितियों में 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय टेक और STEM प्रोफेशनल्स H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। H-1B वीजा उच्च कौशल वाली नौकरी का प्रमुख रास्ता ग्रीन कार्ड के लिए जरूरी। H-1B वीजा पर नौकरी व्यक्ति की इमिग्रेशन स्थिति से जुड़ी होती है, इसलिए नौकरी जाने पर नई नौकरी या स्टेटस बदलने के लिए समय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए H-1B वीजा नियमों में बदलाव का असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा पड़ता है। अगर H-1B प्रस्ताव लागू हुआ तो क्या बदलेगा? अभी नौकरी जाने के बाद H-1B वीजा कर्मचारियों को अधिकतम 60 दिन में नई नौकरी खोजने या इमिग्रेशन स्टेटस बदलने का मौका मिलता है। प्रस्ताव लागू होने पर यह सुरक्षा हट सकती है और नौकरी खत्म होते ही अमेरिका में कानूनी स्थिति बनाए रखना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नई कंपनी में H-1B ट्रांसफर या दूसरे स्टेटस के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा असर उन भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है जो H-1B के जरिए अमेरिका में काम कर रहे हैं। यही वजह है हाल ही में H-1B कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद अमेरिका में रुकने की समय सीमा को लेकर भी बहस तेज हुई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसी साल मई में ये मसला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने उठाया था। रूबियो ने माना था कि नए इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव के दौरान कुछ दिक्कतें और तनाव हो सकते हैं। H-1B वीजा भारतीयों पर संभावित असर, नई नौकरी खोजने के लिए समय कम, H-1B ट्रांसफर कराने की चुनौती बढ़ेगी। समय सीमा में नई नौकरी नहीं मिली तो अमेरिका में स्टेटस बनाए रखना मुश्किल। IT और टेक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित, भारत लौटने का दबाव बढ़ सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय H-1B प्रोफेशनल्स टेक, इंजीनियरिंग और दूसरे हाई स्किल क्षेत्रों में कार्यरत। H-1B कर्मचारी के साथ अमेरिका में रह रहे परिवारों के सदस्यों की स्थिति भी प्रभावित होगी। कंपनियों की भूमिका बढ़ेगी। नए नियोक्ता को H-1B प्रक्रिया कंपनी को तेजी से करनी होगी। उधर ट्रंप का एक और बड़ा फैसला अमेरिका में भारतीयों की चिंता बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिकी नागरिकता के लिए बच्चे पैदा कराने की कोशिश पर शिकंजा कसा गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बर्थ टूरिज्म पर बड़ा शिकंजा कसने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 6 अगस्त 2026 को ट्रंप ने 2 कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें जन्म सिद्ध नागरिकता की कुछ श्रेणियों को सीमित करने और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने की बात है।
इनमें अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से आने वाले विदेशी नागरिकों पर वीजा और प्रवेश प्रक्रिया कड़ी करने का निर्देश दिया गया। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक क्या है, डालते हैं एक नजर। गर्भवती महिलाओं के बर्थ टूरिज्म के इरादे की जांच और कड़ी होगी। ऐसे मामले में वीजा रद्द करने और भविष्य में प्रवेश पर रोक का खतरा बढ़ सकता है। ये कदम बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करने की ट्रंप प्रशासन की व्यापक कोशिश से भी जुड़ा है। हालांकि इन नए आदेशों की संवैधानिक वैधता को लेकर कानूनी लड़ाई की संभावना है। अमेरिका में H-1B योजना में भारतीय प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में नौकरी जाने की स्थिति में 60 दिन का सुरक्षा कवच खत्म होना भारतीय IT और टेक प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में चुनौती सिर्फ नौकरी की नहीं होगी, नया H-1B स्पॉन्सर ढूंढना, नई कंपनियों से प्रक्रिया शुरू कराना और इमिग्रेशन स्टेटस बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यही है, अमेरिका का नया दांव हायर एंड फायर के बीच H-1B भारतीयों का सुरक्षा कवच कमजोर करने की तैयारी है, और सवाल ये भी कि अब भारत इस मुद्दे पर क्या रणनीति अपनाता है। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिस पर पहले कुछ सवाल जवाब होना स्वाभाविक हो जाता है। कभी कुछ ऐसा करें कि चर्चा में पहली बात हम ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अच्छा किया, लेकिन जब भी कुछ आता है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के लिहाज से तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी कोई ऐसे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई ना कोई असर आता है। अब H-1B वीज़ा की जो बात हो रही है या बर्थ टूरिज्म पर रोक की बात हो रही है, ये देखिए इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पे क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो सेक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, रिसर्च देख लीजिए, IIT देख लीजिए, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, कितने टाइम से वहाँ काम कर रहे हैं। तो आपने एक तो ये जो 60 दिन का सुरक्षा कवच था, आपने ये भी सारी चीज़ों को हटाने की बात कर दी। क्यों? आपकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चक्कर में आप दूसरे लोगों का क्या नुकसान कर देंगे? और इस कवच को हटाने का तो मूल उद्देश्य बिल्कुल समझ से परे है। आप यदि किसी चीज़ को हटाते भी हैं तो कम से कम एक टाइम तो देंगे, या नौकरी चली गई है तो सारी चीज़ें एकदम से ही चली जाएंगी? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और ये बस सच है। इसके आगे इसको लेकर आगे कितनी और कानूनी लड़ाइयाँ होनी होंगी, ये अगली बात होगी, आने वाले समय की बात होगी। लेकिन भारत की रणनीति अभी क्या होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो भारत के सर्वाइव करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की एक बड़ी खासियत है, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब एक्सपर्ट हैं, कोई राजनीतिक रूप से बात यहाँ पर नहीं आनी, और जो सरकार से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मुझे लगता है जो हमारे विश्लेषक हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूँगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अनुपम जी, मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत में एक बात मैं कहूँ जो मैं ब्रीफ कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से बस ये और चीज़ें रह गई थी तो वो भी आ गई। हम कल एक चर्चा में थे और इससे पहले अमेरिका क्या क्या देता है, ठीक है उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो H-1B वीज़ा को लेकर हुआ या बर्थ टूरिज्म पर रोक की बात हो रही है, और ये जो एक आंकड़े बताते हैं कि जो हमारे भारत के लिए बड़ी चुनौती है, इस पर क्या हो सकता है? और क्या लगता है आपको कि इस तरह का डिसीजन अमेरिकी प्रशासन को क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या सिर्फ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी या कुछ ना कुछ क्रिएट करना है? कैसे इस विषय को देखते हैं? राकेश जी, अमेरिका फर्स्ट से ज्यादा ये संरक्षणवाद की पॉलिसी है। ये अपने टेक कंपनियों को भारतीयों से या भारतीय जैसे लोगों से बचाने की पॉलिसी है, और ये इस तरह की पॉलिसी है जिसके दूरगामी परिणाम अमेरिका के विरोध में जाएंगे, ये भी निश्चित है। क्योंकि अमेरिकन टेक कंपनी जिनके बल पर चल रही हैं वो हमारे देश के जैसे लोग हैं, IITians हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमारी जो टेक रेवोल्यूशन इंडिया में हुई थी 80s-90s के बाद, उससे निकले हुए लोग हैं जिन्होंने आज लगभग अमेरिका की ज्यादातर कंपनियों के ऊपर अच्छा खासा होल्ड बना के रखा हुआ, उनको फायदा भी दिला। तो अमेरिका में जो वर्तमान सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको ये लगता है कि संरक्षणवाद के नाम पर, जिसमें से अमेरिकन को ज्यादा नौकरियां मिले, अमेरिकन को संरक्षण दिया जा सके, और जो भारतीय या भारत जैसे लोग, चाइनीज लोग या फिर साउथ ईस्ट एशिया के लोग जो इन कंपनियों को
आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, उन पर कुछ रोक लगाई जा सके। तो मैं इसको उसी तरह से देखता हूँ कि ये अपने लोगों को संरक्षण देने वाली बात है। धीरे धीरे करके भारत जैसे लोगों को इससे दूर करने की कोशिश है, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व से अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को एक ब्रैकेट के अंदर समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रही बात इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये अवश्य है कि इसका असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे एंट्री लेवल के लोग हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, शायद उन पर यह असर उतना ज्यादा ना पड़े, क्योंकि कंपनियां उन बड़े नामी गिरामी लोगों को जो बहुत वर्षों से उन कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि कंपनियों को उनसे फायदा भी है और उनको एकदम से कंपनी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन एंट्री लेवल पर जो नए बच्चे वहां पर जा रहे हैं, जो नए जायंट्स बनना चाहते हैं, जो कोडिंग वगैरह सीख करके और तमाम नई स्किल्स को सीख करके इन कंपनियों में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। और अमेरिका की कोशिश भी यही है कि जो जितने लोग आ गए हैं, जितने रह रहे हैं, उनको ऊपर तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एंट्री लेवल पर जो नए लोग आने वाले हैं, जो भारत जैसे देशों से लगातार आते रहते हैं, उनको किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये मैं इसको इसी तरह देखता हूँ कि ये एक अपनी कंपनियों में अपने लोगों को एक संरक्षण देने की कोशिश है। और जो रही दूसरी बातें, जो बर्थ राइट वाली बातें, इसके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा चुनाव ही लड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह के इमिग्रेशन का हवा दिखा करके और ये बता करके कि देखिए दूसरे लोग भारत जैसे देशों से आ रहे हैं, हमारी नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये इमिग्रेशन वाला इशू तो उनका चुनावी रणनीति था। तो उसी रणनीति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अपनी जो उनकी मागा क्राउड है, जो उनके पीछे जो उनके अंधभक्त हैं, उनको वो एड्रेस कर रहे हैं कि मैं जिसकी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जो जो बातें बताई थी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब हालांकि इसका एक उल्टा पक्ष भी आएगा कि जब आप भारत जैसे देशों से अपने स्किल को नहीं लाओगे, तब जो आपकी जो बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, क्या उनको अपने बिजनेस मॉडल को बदलने पर बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस चलता है प्रॉफिट के ऊपर। भारत जैसे देश का जो वर्कर है, वहां के वर्करों से कम कीमत पे काम कर रहा, तो अगर उसको इंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर अमेरिकन को उन्हें कंपनियों में रखना पड़ेगा। उस दशा में अमेरिकन कंपनियों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो ज्यादा वेतन देने के लिए अमेरिकन कंपनियों को अपने मुनाफे का कुछ शेयर अपने लोगों को देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वही कंपनियां जिनको डोनाल्ड ट्रंप संरक्षण देना चाह रहे हैं, वही कंपनियां अपने इस स्किल को आउटसोर्स करना शुरू करेंगी, भारत जैसे देशों में अपनी प्लांट्स लगाना शुरू करेंगी। ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो दांव एकदम ही उल्टा पड़ जाए, और ये चाहे एनवीडिया हो या जो मेटा जैसी कंपनियां हो, गूगल जैसी कंपनियां हो, ये सारी की सारी अपने तमाम वर्कर्स को आउटसोर्स ही करना शुरू करते हैं। अपने ऑफिस भारत में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ताइवान में बड़े बड़े ऑफिस खोल करके वहीं से काम करना शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। हालांकि अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये भारतीयों के लिए, और जो भारतीय विद्यार्थी खासतौर पर जो हमारे स्किल लेबर जो है वहां जाना चाहता है, वहां कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए एक फिलहाल ये बड़ी अड़चन दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। शारदा मैम मुझे सुन पा रही हैं? शारदा मैम मुझे सुन पा रही हैं? शारदा जी जुड़ी हमारे साथ, मैम अनम्यूट करिए। ठीक है मैम, जब तक वापस आएंगी हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी नमस्कार। नमस्ते राहुल जी, कैसे इस पूरे विषय को आप देखते हैं और क्या एक इसका विश्लेषण करेंगे? हेलो। हाँ मैम। मैं 10 मिनट बाद बात कर पाऊंगी? हाँ मैम, ठीक है ठीक है मैम, आप 10 मिनट बाद कनेक्ट जब हो जाएं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, हाँ राहुल जी प्लीज बोलिए। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ सर प्लीज बोलिए। जी राखी जी, ऐसा है 1990 में जॉर्ज बुश ने H-1B वीजा जो है वो क्रिएट किया था, और उसका मकसद क्रिएशन का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी और साइंस और इंजीनियरिंग का जो तो बेस्ट ब्रेन है वो पूरे वर्ल्ड से अमेरिका में लाया जाए, उसमें इंडिया भी इंक्लूड था। तो ये जो बेस्ट ब्रेन है, जिसको हम ये कहते हैं ब्रेन ड्रेन भी है, हम उसको इस भाषा में भी ले सकते हैं। अभी जो ये ट्रंप जो इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो अपने अप्लायर को कह रहे हैं कि $1 लाख जो है वो आपको देना पड़ेगा H-1B वीजा अप्लाई करने के लिए। वो इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने लोकल जो लेबर फोर्स है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो प्रोसेस है उसमें से 85,000 जो है लॉटरी के सिस्टम से H-1B वीजा जो दिया जाता है, जबकि ये 7 लाख से ऊपर एप्लीकेशन सारा साल में आती है।
तो जो ट्रम्प जो है वो अपने जो लोगों को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपने लोगों को काम दिलवाएं, जो दूसरे देशों से लोग आते हैं उनको काम ना मिले। दूसरा जो है ये सबसे ये एक किस्म का आप समझिए कि न्यू ऑर्डर है वर्ल्ड का। मैं न्यू ऑर्डर वर्ल्ड का इसलिए कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एथनिक प्रोटेक्शनिज्म का एक दौर चला हुआ है। हर देश में आप देखेंगे कि जो नस्लवाद है, जैसे हमारे देश में भी कहा जा सकता है कि हम भी ऐसा करते हैं कि इसको फैक्ट्री लगाने देनी है, उसको फैक्ट्री नहीं लगाने देनी। ये पूरे वर्ल्ड में एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है पैदा हो रहा है, और वो देश जो है अपने अपने सिटीजन है उनके लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप आते हैं कि हम हमारे देश के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के ऊपर इसका असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारा देश का कोई भी आदमी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, वो इसको नहीं रोक पाएंगे, इसको नहीं कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके अपने इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसलिए जो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें देखी गई है कि जो 50% जो पीएचडी अमेरिका के अंदर कर रहे हैं वो फॉरेन बॉर्न है। और दूसरी बात सबसे बड़ी देखी गई है कि अमेरिका के अंदर अगर वो साइंस एस्टेब्लिशमेंट को कायम रखना चाहते हैं तो उनको बेस्ट ब्रेन जो है पूरे वर्ल्ड से इंक्लूडिंग इंडिया से उनको इनवाइट करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो जिसको हम साइंस एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर उनकी मोनोपोली है, वो कोलैप्स कर गई और कोलैप्स कर सकती है। अब मैं आता हूं जो बर्थ टूरिज्म की बात चलाई आपने। देखिए, ऐसा है कि ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 25 सालों से ऐसा हो रहा है कि जो भी आदमी सिटीजन वहां बनने की कोशिश करता है वो अपने जो वाइफ होती हैं उनको प्रेग्नेंट होते हुए वो ट्रैवल करा लेते हैं, और जब वो ट्रैवल करा लेते हैं तो उनको वो किसी न किसी तरीके से बीमारी के बहाने या किसी रिश्तेदारी के बहाने उनको अमेरिका में ठहराते हैं और वहां ही बच्चा पैदा कर देते हैं। तो जो बच्चा वहां पैदा हो जाता है उसको वो सिटीजनशिप देनी ही पड़ती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जन्म जो है अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो ट्रंप इसको भी देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि देखिए ट्रंप के सिर्फ 2.5 साल बचे हैं, ट्रंप को अभी नोबेल प्राइज भी नहीं मिला है। मैं इसलिए इस बात को जोड़ रहा हूं, ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लोगों के लिए इसलिए कर रहा है कि वो जब यहां से चला जाए, क्योंकि 2.5 साल के बाद तो वो प्रेसिडेंट बनेगा नहीं, वो जब चला जाए तो उसका जो इतिहास है पीछे का वो उसका अमेरिकन इस ढंग से देखें कि अमेरिका के लिए ट्रंप ने बहुत कुछ किया है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जो $1 लाख का जो वो फीस लगाने की कोशिश कर रहा है वो जो है अगर वो कर देता है तो इंडिया इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। जो देखे, जो मेरे साथी ने कहा था कि वो आउटसोर्स करेंगे, आउटसोर्स तो आज भी है। बेंगलोर में हम सिलिकॉन वैली मानते हैं, आप गुड़गांव आ जाइए, वहां भी सिलिकॉन वैली है। आउटसोर्स तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर चीप लेबर उनको अवेलेबल है। वहां के जो सिटीजन हैं वो 65,000 पर ईयर पे काम नहीं करते हैं, हमारे इंडियन 65,000 पर ईयर पे काम करते हैं, उसमें से भी वो पैसा जो है अपने देश में रेमिट करते हैं। इसलिए जो है वो वहां का जो सिटीजन है उसको पूरे के पूरे अपने हक चाहिए। जो इंडियन वर्कर है उसको कोई हक नहीं चाहिए, उसको सिर्फ नौकरी चाहिए। इसलिए वहां मेडिकल की प्रॉब्लम हो रही है, वहां जो उनको जितने भी साधन है जो एज ए सिटीजन उनको मिलना चाहिए उसके अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए जो ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो अपने को हिस्ट्री के अंदर ठीक जजमेंट होने के लिए ये सारा कुछ वो कर रहा है, लेकिन इंडिया इसमें कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर देता है। जी राखी जी। ठीक है राहुल जी, वापस आऊंगी जल्दी से। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ प्रियदर्शी जी, अमेरिका से जो कुछ भी आया है H1B वीज़ा को लेके या बर्थ टूरिज्म को लेके, क्या एक विश्लेषण आप करेंगे? देखिए, मेरा आज मूल सवाल इसलिए यही है कि क्या, जैसा कि अनुपम जी ने कहा था, हालांकि आप थोड़ा देर से जुड़े, कि अमेरिका फर्स्ट की नीति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए अपने लोगों को संरक्षण देना है। होता यह है कि आप अपनी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलाइए या अपने लोगों के संरक्षण के लिए, अपने आने वाले समय के लिए अच्छा करिए, लेकिन जो लोग सफ़र करेंगे उसमें भारत के लोग भी हैं और ज़्यादातर हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जैसा बन गया है। कैसे इस विषय को आप देखते हैं? क्या एक समाधान के रूप में हो सकता है, भारत की एक रणनीति के रूप में, यदि मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं राकेश जी। पहला पहलू ये है कि पूरा विश्व
बाहरी लोगों की समस्या से परेशान है। यूरोप के भी कई देशों में इस तरीके की बात चल रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उससे उस देश की स्थिति में सुधार होने की बजाय वहां के हालात बिगड़ रहे हैं या अब वे बर्डन बन चुके हैं। अमेरिका ये मान चुका है या मानने को तैयार बैठा है कि जितना बाहर से लोगों को सोर्स करना था हमने कर लिया। अब ये लोग देश की व्यवस्था में उस तरीके से भूमिका नहीं निभा रहे हैं या देश के लिए बर्डन बनते जा रहे हैं। यूरोप के देशों में भी ये बातें चल रही हैं, फ्रांस में भी ये बातें चल रही हैं, इवन इंग्लैंड में ये बातें चल रही हैं कि बाहरी लोग, यूरोप के सारे देश बहुत उधार रहे हैं। विश्व भर के किसी भी देश से जाकर के लोगों को यूरोप में रहना बड़ा आसान रहा। यूरोप के कई ऐसे देश तो रहे जो बुलाते थे बाकायदा कि आइए मेरे यहाँ मुफ्त में जमीन ले लीजिए, इतने पैसे ले लीजिए और मेरे यहाँ आकर करके बस जाइए। इस तरीके की भी बात रही। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब सारे देश इसको लेकर के कंसर्न हो चुके हैं कि हमारे यहाँ कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने दिनों तक रहेगा और देश में उसकी गतिविधियां क्या हो। इन तमाम चीजों को लेकर के पूरे विश्व स्तर पर बहस चल रही है। एक पहलू पर दूसरा पहलू यह है कि देश भर में जिस तरीके का कदर, जिस तरीके की इज्जत बख्शी बिहारियों को जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बख्शी जाती है, उसी तरीके की इज्जत, वैसी ही इज्जत भारतीयों को अमेरिका में, कनाडा में या अन्य विकसित देशों में की जाती है। कहने का इज्जत का मतलब समझ रही होंगी आप राखी। दोयम दर्जे का व्यवहार, जिस तरीके से बिहार वासियों के साथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के साथ कुछ एक राज्यों में दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है भारत में, उसी तरीके से पूरे विश्व भर में भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। अमेरिका पहली बार ऐसा कर रहा या कोई अन्य देश भारत के साथ कर रहा हो, ये बात पहली बार नहीं है। आप एक आंकड़ा मैं रखता हूं, शायद आपने रखा होगा राखी जी, चूंकि आपने विश्लेषण किया है तो जरूर इस बात को रखा होगा कि भारत की तुलना में अमेरिका ने अन्य देशों के छात्रों को वीजा अधिक दिया है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें वियतनाम है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी कंट्रीज का जिम्बाब्वे है। इन देशों को प्रश्रय दे रहा है अमेरिका और भारत के मामले में कटौती कर रहा है। तो भारत की रणनीतिक विदेश नीति जो है उसको इस मसले पर सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत के छात्रों का भी अमेरिका जाने में रुचि घटी है। भारतीय छात्रों ने ज्यादा अब इंटरेस्ट यूरोप के देशों में लेना शुरू किया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, जिसमें नाइजीरिया, ये यूरोप के देश हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इस तरीके के अन्य जो देश हैं, नीदरलैंड हो गया, इन देशों में भारतीय छात्र ज्यादा अब जाना पसंद कर रहे हैं। इवन रूस में युद्ध के हालात हैं, इसके बावजूद रूस में भारतीय छात्रों को पढ़ने जो छात्र जाना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो इस आंकड़े पर भी गौर करना चाहिए। लोगों को लग रहा है कि भारतीय छात्रों को वीजा मिलने में गिरावट हुई है, 40% की गिरावट, 44% की गिरावट हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान को 44% का इजाफा मिल गया है। तो इस पर दो दृष्टिकोण रखने की जरूरत है कि भारतीय छात्र अब डाइवर्सिटी में विश्वास कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका उनका फोकस नहीं रहा। कनाडा, इवन कनाडा, राखी जी, कनाडा में भी गिरा है। भारतीय जो छात्र कनाडा पढ़ने जाते थे उनके भी प्रतिशत में गिरावट हुआ है। तो इन तमाम चीजों का जब अवलोकन किया जाएगा तो कई इसके पहलू हैं जिसको देखने की जरूरत है। हाँ, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते सही आज की तारीख में उतने नहीं। अमेरिका कई तरीके से भारत को ट्रिक करने की कोशिश करता है, सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर। उसमें एक आप वेपन मान सकते हैं कि इस तरीके के कानून बना करके अमेरिका सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो वो भारतीयों को, जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, उनको प्रभावित करेगा। और निशाने पर है भारतीय, अमेरिका में भारतीय निशाने पर है। अमेरिका जब कहता है, या डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका फर्स्ट की नीति जब लागू करते हैं, तो सबसे ज्यादा निशाने पर या सबसे ज्यादा जिनके भीतर मरमरिंग शुरू हो जाती है वो वहां अमेरिका में रह रहे भारतीय होते हैं। तो इसको इस दृष्टिकोण से भी निश्चित तौर पर देखे जाने की जरूरत है। जिस तरीके से आज की तारीख में अमेरिका कई तरीके से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, कंट्रोल भारत नहीं, भारत अपने आप को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर जिस तरीके से पेश किया है,
अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अमेरिका यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि विश्व भर में जो अफरा तफरी मची हुई है उसका फायदा भारत को नहीं मिले किसी तरीके से। अमेरिका यह नहीं चाहता है कि दूसरा चीन तैयार हो एशिया के भीतर, कोई बड़ी महाशक्ति तैयार हो। इसीलिए भारत को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश, डिस्टर्ब रखने की कोशिश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की होती है। क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो सिर्फ एक तख्ता पलट तक मामला था? नहीं, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जो नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जो शक्ति माना जा रहा है उसके पीछे अमेरिका की शक्ति मानी जा रही थी। तो क्या उसमें सिर्फ नेपाल में सत्ता परिवर्तन मुद्दा था? नहीं, भारत को थ्रेट करने की कोशिश की, भारत को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा झुकाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था। या आज की तारीख में बहुत लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जेनजी आंदोलन जो हुआ वो मुद्दे सही थे, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका से प्राप्त हो रहा था। अमेरिका से आयातित शक्ति के बुते जेनजी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में कामयाब हुए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मेटा ने भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो डिलीट कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो ये जुर्रत कैसे कर पाया? कहीं न कहीं अमेरिका जैसी शक्ति मेटा को बैक कर रही है कि अब तुम कुछ भी करो, हम तैयार हैं। भारत भी हाल के दिनों में अमेरिका के प्रति राखी जी जो कायदे कानून बदलने की या जो परिस्थितियां पैदा की हैं, अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। मेटा पर कई बार सवाल खड़े हुए, इंस्टा पर कई बार सवाल खड़े हुए। भारत सरकार से यह कहा गया कि इंस्टा पर एडल्ट्री सामग्रियां ज्यादा प्रसारित हो रही हैं। मेटा इसको लेकर के बौखलाया हुआ था। मेटा को यह कहा गया, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत में अमेरिकी कानून नहीं चलेगा। मेटा अमेरिकी कानून के अनुसार भारत में चलने की कोशिश कर रहा था। तो भारत भी कहीं ना कहीं जो स्टेप ले रहा है उससे अमेरिका बौखला रहा है। अमेरिका भी कड़ियां कस रहा है। अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि भारत को बैलेंस करके रखा जाए, और भारत में आने वाले दिनों में इसका बड़ा खुलासा होगा। अमेरिका भारत में सत्ता परिवर्तन कराने के पीछे लगा हुआ है। उसकी ये सब कोशिशें हैं कि भारत को अस्थिर कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारत में हथकड़ी लगा करके लोगों को भेजा था अमेरिका ने ना, ये भी तस्वीर लोगों ने देखी है। तो भारत के प्रति अमेरिका अब उस तरीके से नर्म नहीं है जो दौर 2004 के बाद कहीं ना कहीं बनने की कोशिश हुआ था, और जो दौर ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रंप के पहले कार्यकाल और मोदी के कार्यकाल में जो संबंध थे भारत और अमेरिका के बीच, अब वैसे नहीं है। ठीक है। भारत को कोशिश अमेरिका कर रहा था कि पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन भारत अमेरिका के लिए पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बनने को तैयार नहीं है। जी राखी जी। ठीक है, प्रियदर्शी जी जल्दी से वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी अब मैं बोल सकती हूँ? हाँ मैम ठीक है। हाँ, कुमार राकेश जी की एक प्रतिक्रिया आ जाए मैम, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। कुमार राकेश जी, H1B वीजा की बात हो रही है। 60 दिन का जो एक सुरक्षा कवच मैं कह लूँ इसको, जो दिया जाता था उसे हटाने की बात हो रही है। बर्थ टूरिज्म को लेकर बड़ी सख्ती नजर आ रही है। आपसे तो मैं बिल्कुल पूछ सकती हूँ कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता अमेरिका को क्यों पड़ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चलिए उनकी जो भी पॉलिसी है यदि पड़ भी रही है, तो हमारे जो भारतीय वहाँ हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, या इस तरह के चीज़ों को क्रिएट करने से किस रणनीति पे हम आगे बढ़ें और कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे। पहले तो यही बहुत जानना ज़रूरी है कि अमेरिका का ये रुख क्यों। सब लोगों के मत अपने अलग अलग हैं, आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी लास्ट डील साइन होनी है, ट्रेड डील है ना, ये उसका कहीं न कहीं मुझे पेच नजर आता है। भारत को झुकाने की तथाकथित रणनीति। हालांकि इसके पहले ट्रंप साहब जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उनको ये भान हो चुका था कि टफ निगोशिएटर है मोदी, टफ ट्रेडर हैं, बहुत शार्प ट्रेडर हैं, उनको झुकाना आसान नहीं है। और अभी उसी के तहत ये कोशिश है उनको झुकाने की, उनको लटकाने की या भटकाने की। यदि आप देखें, हम डाटा की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो आज की तारीख में एक तरह से बैंकरप्ट हो रहा अमेरिका
अंदरूनी इतने खोखले हालत हैं, उसमें 14 बिलियन डॉलर की मार वो नहीं सह पाएगा। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, 2019-20 में 7.6 बिलियन जो इंडियन स्टूडेंट्स उनको मिलने वाला था, मिला। तो 2023-24 में 11.8 बिलियन यूएसडी, 2024-25 में करीब करीब 14 बिलियन। ये जो डाटा उपलब्ध है गूगल में और वहां, उसका मैं डाटा आपको दे रहा हूं। तो 14 बिलियन के आसपास 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट हैं। वो उस पे बोझ को क्या अमेरिका अपने सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से झेल पाएगा? मुझे तो लगता नहीं झेल पाएगा। 14 बिलियन डॉलर छोटी रकम नहीं है। करीब 49 पॉइंट समथिंग का उनका जो है पूरा टोटल एक तरह से कारोबार है। और अभी इस बीच में क्या हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने विश्व के कई नामचीन विश्वविद्यालयों का अनुबंध किया है भारत के साथ। तो जो भारत के जो बच्चे बाहर जाते थे, चाहे यूके हो, यूएसए, कनाडा, वो कैंपस लोग यही खोल रहे हैं और लोकल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ। उसमें क्या होगा, जो आप चाहते हैं मान लीजिए ब्रांड की एजुकेशन की बात, वो एजुकेशन आपको यही मिलेगी और हमारे जब विदेशी मुद्रा बाहर जाता है वो देश में रह जाएगा। उसको ये कंट्रोल करने की नीतियों के तहत एक कदम है। तीसरी बात, ये पूरी जो कवायद है, जबकि कोर्ट ने नागरिकता को लेकर के भी एक बोलते थे बर्थ टूरिज्म की बात होती थी, लोग वहां के बच्चा पैदा करते नागरिकता मिल जाए, फिर उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और पूरी की पूरी न्यायपालिका प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ चली गई थी, ट्रम्प साहब के खिलाफ चली गई थी। लेकिन फिर से वो नया एक मैं शिगुफा कहूंगा, चूंकि नंबर 4 जो प्रोफेशनल्स हैं, अपने भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके तुलना में किसी भी देश का, चाहे वो पाकिस्तान को परिचय दे दे, वियतनाम को दे दे, बांग्लादेश दे दे, उनकी पॉलिसी की उन खोखली नीति को दर्शाता है। उनकी विदेश नीति में कितना फ्लक्चुएशंस है। कुछ विदेश नीति का मतलब है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दोनों बायलैटरल रिलेशन बोलते हैं। उसमें कहीं भी कोई हैम्पर एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इनकी जो जिद वाली, एक बालहट वाली, हमारे यहाँ एक बालहट वाले नेता हैं, तो वो वाला जो नेचर है वो देश के लिए ठीक नहीं है, अमेरिका की सेहत के लिए ठीक नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसी है उनके लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट फेज बचा है, जो ट्रेड डील को साइन करने में, कोई न कोई पेच फंस गया है। मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना अनुमान है, उसके तहत उन्होंने हाथ में बैठने की कोशिश की, ऐसा करेंगे तो भारत झुक जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वो करेंगे, फिर बाद में रिकंसिडर करेंगे। पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, पहले भी उन्होंने H1B वीजा को लेकर के काफी उन्होंने ऐसी बातें कही थी और सुनाई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे। और पिछली में 2016 से 20 में और आज के टर्म में अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी पावर से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसी तहत पास किए जाते हैं जब आपकी दोनों सदन में आपकी बात नहीं सुनवाई होती है या नहीं सुनी जाती है, तो उसके तहत ये बात आती है और आप उस पे जो आप इस चीज को प्रूव करने की बात करते हैं कि नहीं, ये हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया गलत है। तो इसमें ये जो चीजें आपने कहा कि उसमें मुझे बस वही एक ही कारण लग रहा है, और ट्रेड डील वाला, जिसके कारण वो चीजें सामने आई है। और ये आने वाले दिनों मुझे लगता है कि वो चीजें नहीं हो पाएगी जो कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं बन पाएंगी और जो इनके जो सपने हैं भारत को झुकाने की, वो भी सफल नहीं हो। उनकी जो नीयत है, नीति में तो फ्लक्चुएशन होता रहता है और इतना बड़ा इकोनॉमिक मार अमेरिका झेलने की स्थिति में आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है। चाहे आप कुछ भी, आप जितने घोड़े खोल लें, भारत पे उस तरह का असर नहीं पड़ा। क्योंकि आपको झुकना है, हमको टेक्नोक्रेट जो हमारे एक्सपर्ट हैं भारत के पास हैं, जो स्किल्ड हैं भारत के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं है। विश्व के कई देशों की IT हिल जाएगी, विश्व के कई देशों के स्वास्थ्य सेवाएं हिल जाएंगी यदि हमारे डॉक्टर्स ना जाए, तो हमारे IT एक्सपर्ट ना जाए, तो वो एक सब में अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करो या जिस कंट्री की बात करें। तो इसलिए मेरा मानना है, जो आपका सवाल है, ये वो लगता है ये ज्यादा देर तक ये चलने वाला नहीं है। उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है जिससे कि भारत झुके या भारत प्रभावित हो जाए और इनको झुकाया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है और होगा।
राकेश जी जल्दी से वापस आऊंगी। और शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ राखी जी। मैम ये इमिग्रेशन स्टेटस बनाने की जो चुनौती है या भारत पर इसका कितने असर की हम बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी बात यदि होगी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको समझने की कोशिश करें। अभी तो इन्होंने अपनी बात रख दी है, उन सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे, उसका कितना इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कहते हैं ना कि बात तो आ गई। अमेरिका से यदि कोई नीति या किसी पॉलिसी पे बात हुई है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी चीज़ें क्या कनेक्ट करती हैं, चाहे वो किसी डील से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, या फिर आज जिस तरीके से H1B वीज़ा की बात हो रही है या बर्थ टूरिज्म की बात हो रही है, तो उनके लिए ठीक है, उनको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन हम लोग जो सर्वाइव करेंगे, स्पेशली मुझे एक फैक्टर बहुत अजीब लगा है। चलिए आपने बर्थ टूरिज्म के लिए सोचा कि लोग यहाँ आते हैं, बेबी बॉर्न यदि अमेरिका में हुआ तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। आपने किसी और जैसे ट्रेड डील की बात एक कुमार राकेश जी कह रहे थे कि एक फैक्टर हो सकता है आपने H1B वीज़ा को वहाँ आपने इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपने ये भी कर दिया कि जो 60 दिन का यानी 60 डेज का जो एक टाइम पीरियड मिलता था आप उसको भी हटा रहे हैं। क्यों? मतलब आप क्या थोड़ा भी टाइम नहीं देना चाहती? एक तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद मौका भी मत दीजिए, तो ये किस तरह की पॉलिसी है? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। असल में आज ये पूरा विश्व पूंजीवाद की मार से जूझ रहा है और ये व्यवस्था इतनी दमघोटू हो गई है, इतनी मड़ासन हो गई है कि रास्ते सूझ नहीं रहे हैं। ट्रंप अपने वोटर्स को खुश करने के लिए बोल रहा है, हमारे यहाँ के लोग अपने वोटर्स को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन असलियत यही है 90s के दशक में जो व्यवस्थाएं डंके की चोट पर ये कहती थी कि हम जो है ओपन डोर की पॉलिसी लेंगे और जहां सबके लिए बाजार खुले, गुड्स एंड सर्विसेज के रास्ते खुले और हमें सबके लिए सब कुछ खोल के रखना है, तो उस ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत सारे लोगों ने खूब डंके बजाए, खूब वाहवाही करी, खूब अमेरिका परस्त नीतियों में डुबकियां लगाई, अमेरिका को खुश करने के लिए whatever they can do they have done। उसका परिणाम क्या निकला है? परिणाम ये निकला है कि एक शोषण पर आधारित व्यवस्था ने आज अमेरिका को ही डुबो दिया है। आज ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं करा रही हैं, वहां की जनता परेशान है, ये ना जॉब दे पा रहे हैं, दिवाला इनका पिटने वाला है, बैंकरप्सी की नौबत आ गई है, क्योंकि पूंजी का केंद्रीकरण कुछ कॉर्पोरेट के हाथों में हो चुका है, वो सभी देशों में हो गया है। और अमेरिका क्योंकि सबका दादा है कैपिटलिज्म में, तो दादा के पास तो दादागिरी होगी, और दादा जो है वो जब चाहे जिसके कान मरोड़ के, चाहे वो टैरिफ नीति हो, चाहे वो वीजा देने की बात हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर फेंकने की बात हो, हम कितने ही झूठे दिलासे अपने आप को दें कि वो भारत से डर रहा है, भारत को वो झुकाना चाहता है। भारत तो पहले से ही पैरों में लेटा पड़ा है अमेरिका के। भारत ने कहाँ गुंजाइश छोड़ी है? उसने कहा कि चीन से रशिया से तेल मत लो, हमने कहा जी हुजूर। उसने कहा कि ईरान से बात मत करिए, ईरान के ऊपर कुछ मत बोलिए, जी हुजूर। उसने कहा कि इजराइल को हथियार भेजिए, हमने कहा जी हुजूर। अब वो जो हम पे इतना सब करने के बाद भी हमारे तो एक माधव, क्या नाम है उनका, राम माधव ने जाकर कहा कि और क्या कर सकते हैं हम, आपने जो कहा वो हमने किया, आप तब भी हमारे ऊपर टैरिफ लाद रहे हैं, आप तब भी हमारे बच्चों को वीजा नहीं दे रहे हैं, आप तब भी 60 दिन की अवधि को हटा रहे हैं, आप तब भी ये सब कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है। अब एक ट्रंप जैसे व्यक्ति को अब सारी पूंजीवादी व्यवस्थाओं में जनता त्रस्त है, चाहे वो जनता अमेरिका की है, चाहे पाकिस्तान की है, चाहे बांग्लादेश की है, चाहे भारत की है। विद्यार्थी त्रस्त है, आम जनता, मजदूर, किसान त्रस्त है, सभी त्रस्त हैं। खुश कौन है? मुट्ठी भर कॉर्पोरेट खुश है। उस कॉर्पोरेट को आज अगर ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट ये जो वीजा की नीति से उनको घाटा होगा, तो ये थोड़े दिनों में पलटी मार जाएंगे महाशय। और अगर उन्हें लग रहा है कि भाई नहीं, इससे हमारा कुछ फायदा ही होगा, तो ये कैरी ऑन हो जाएगी। भारत इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भारत ने अपने आप को इतना नीचे पहुंचा दिया है। भारत की नीतियों ने भारत को इतना वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान और वियतनाम और बांग्लादेश से भी नीचे हम भुखमरी की कगार पर हैं।
तो वो हमारी क्या औकात रह गई है कि हम किसी से बार्गेन कर सके। अब हम मार्केट खोल रहे हैं किसानों को बर्बाद करने के लिए। अब हम शिक्षा नीति में बाहर की यूनिवर्सिटियों को बुला रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटियों को ताले लगा रहे हैं, अपने 1.5 लाख स्कूल बंद कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों को कह रहे हैं आओ लूट मचाओ हमारे यहाँ। लेकिन जो एक पॉइंट्स निकल कर आए हैं उसमें हर एंगल से बातचीत हो रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी है, ट्रेड डील को लेकर भी बात आ गई है, और ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है उसको लेकर भी बात आई है। कुल मिला के इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन से भी चालू हुआ, असल में उस वक्त पे भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या इस पर कोई स्टैंड लेके वो चीजों को कर पाएंगे, क्या संभाल पाएंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा, ये वाकई एक देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।